गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो फर्स्ट वाला असाइनमेंट है उसको सॉल्व कर लिया होगा। तो आज हम लोग सेकंड असाइनमेंट अपना सॉल्व करेंगे और इसी तरह आपको 2 से 3 असाइनमेंट आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है बेसिक भी मिल जाए। तो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम एम थापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो ये जो पीडीएफ रहेगा ना, सेकंड जो असाइनमेंट है ना, ये हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। ठीक। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर सेल का जो असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग आ जाइए यहीं पर। बहरहाल इससे बातें तो होती रहेंगी। चलिए थोड़ा सा अपना पढ़ाई का भी काम कर लिया जाए। तो पहला जो क्वेश्चन था ये रहा आपके सामने, सार को टर्म यूज फॉर। किसके लिए सार को टर्म यूज किया गया था? जब हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा रहे थे ना, प्रोटोप्लाज्म, तो वहां पर बताया था कि सार को टर्म किसके लिए यूज किया गया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ये आप ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी साइटोप्लाज्म तो नहीं, ये बी ऑप्शन ही सही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये रहा, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ टर्म यूज बाय विच साइंटिस्ट। थोड़ा सा इसको आप ध्यान ध्यान से पढ़िएगा। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ टर्म यूज बाय विच साइंटिस्ट एंड फॉर विच रिस्पेक्टिवली। मतलब किस वैज्ञानिक ने इसका उपयोग किया, ये फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, और किसके लिए यूज किया। ठीक। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ हक्सली ने यूज किया था। तो ऑप्शन ए में हक्सली है, ठीक है, लेकिन इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं होगा। डुजार्डिन एंड प्रोटोप्लाज्म, डुजार्डिन ने नहीं यूज किया, डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। सी ऑप्शन है हक्सली एंड प्रोटोप्लाज्म, तो ये आपका ऑप्शन सी सबका सही हो जाएगा। मतलब आपको ध्यान से पड़ेगा कि ये रिस्पेक्टिवली पूछा है, इसका मतलब पहले साइंटिस्ट का नाम रहेगा, बाद में किसका नाम रहेगा, जिसके लिए इन्होंने टर्म यूज किया तो उसका नाम है। तो यहाँ पर ये करेक्ट मैच होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही रहेगा। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा, साइंस का मजा लूटते हुए, इसको थोड़ा सा हम आपको बताए थे ना तीसरा वाले क्वेश्चन के बारे में। एटीपी फॉर्मेशन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में एटीपी का फॉर्मेशन होता है? एक्सटर्नल मेम्ब्रेन हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन तो कुछ नहीं होता है, मैट्रिक्स में आपका C3 सर्किल होता है तो वहाँ नहीं होता है। इंटरनल मेम्ब्रेन पे ही होता है, लेकिन इंटरनल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, F1 कण होता है। ठीक है, जैसे कुछ इस तरह से आप स्ट्रक्चर अगर बना सकते हैं तो कुछ इस तरह से बना लीजिएगा। ये कुछ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी पर आपको क्या पाया जाता है, F1 कण पाया जाता है। इंटरनल मेम्ब्रेन भी उपस्थित होता है। अगर यहाँ पर F1 कण नहीं रहता तो आपका राइट आंसर इंटरनल मेम्ब्रेन ही होता, लेकिन यहाँ पर F1 कण उपस्थित है, जिस वजह से इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, F1 कण बोलते हैं। वो कुछ इस तरह से रचना होती है, कुछ इस तरह से ऐसे करके। एफ से मतलब जिस साइंटिस्ट ने नाम किया था उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी का डी हो जाएगा। ठीक। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक। देखिए ये जो क्वेश्चन तीसरा वाला ये पूछा गया CPMT 2010 में पूछा गया। तो ऐसे ही बहुत आसान आसान सवाल नीट में जो है कि आएंगे, आप चिंता मत करिए। ये भी सब मेडिकल के मतलब जो एग्जाम होता है उसी का जो है कि क्वेश्चन ही सब है, तो ये भी स्टैंडर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है। तीसरा आपका हो गया था। चौथा क्वेश्चन ये पावर हाउस ऑफ द सेल, देखिए ये मारा हुआ क्वेश्चन आ गया है, फर्जी टाइप का एकदम। न्यूक्लियस ये सेल का ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का क्या होता है, पावर हाउस होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी जो होता है, या प्लांट के केस में सेल का क्या होता है, रसोई घर होता है, जहाँ पर खाना वगैरह बनता है। ऑप्शन डी, तो ये डी तो नहीं रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक, ये हो जाएगा। किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं ना प्लास्टिक को। पांचवा जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच साइंटिस्ट डिफरेंशिएटेड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द प्रोटोप्लाज्म। ठीक, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था KCET, कर्नाटका का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कर्नाटका के जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है ना, वहाँ पर UG लेवल पर होता है, तो वहाँ पर प्रवेश करने के लिए वहाँ पर ये एग्जाम होता है KCET। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, स्टार्स बर्गर ने बताया था। जब हम साइटोप्लाज्म में पढ़ रहे थे तो उसके बारे में उन्होंने बताया था कि सबसे पहले स्टार्स बर्गर ही हुए साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना उसको दो भागों में बांटा, साइटोप्लाज्म में बांटा प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म में बांटा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ही हो जाएगा स्टार्स। मैक्स सुले, तो ये इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी दिया था। ह्यूगो वन मान ने इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। कॉर्टी ने सेल के अंदर कुछ लिक्विड टाइप के पदार्थ को देखा था। तो ये ऑप्शन सही नहीं रहेगा, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ठीक, तो अब छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम प्रेजेंट ऑन। ठीक, जो एंजाइम होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का, ये थोड़ा सा जब कभी फोटोसिंथेसिस डीप में पढ़ाएंगे हम ना, तो ये आपको हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है।
फिलहाल बस इतना आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट ऑन कहाँ पर उपस्थित होता है, मैट्रिक्स में नहीं, मैट्रिक्स में आपका C3 का एंजाइम होता है। आउटर मेम्ब्रेन ये नहीं रहेगा, इनर मेम्ब्रेन नॉन, तो आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, CPMT में पूछा हुआ है, कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट पूछा हुआ है 2003 में और 2005 में। ठीक है, 2 बार आया हुआ है। तो देख रहे हैं फर्जी टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, मरा हुआ टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं, है कि नहीं? मरा हुआ मतलब है कि थोड़ा सा उसमें लॉजिक वॉजिक नहीं है, थोड़ा सा जान वान नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब सिंपल से पूछ दिया है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो हम लोग आल्सो वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया, इस वजह से हम इस तरह का टर्म यूज करते हैं। ये छठा क्वेश्चन हो गया था। 7वां क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए फिर चाहिए, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने किया था? राइबोसोम इज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? सी वेंडा ने किया था? नहीं, सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। पलाडे कॉर्टी ने जो बताया था ना, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है, मतलब सेल के अंदर एक द्रव्य रहता है, उसके बारे में बताया था। फ्लेमिंग ने नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है फ्लेमिंग। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। पलाडे ने क्या किया था, राइबोसोम की खोज किया था, डिस्कवरी किया था उसकी। बाकी सभी साइंटिस्ट का जिन्होंने जो भी किया था उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग कॉपी में लिखते हुए चलिए। जो जो पॉइंट आपकी कॉपी में बताया जा रहा है उसको आप देखिए, अगर वहाँ पर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपका नोट्स क्या होता है, बेटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्रिस्टी रिलेटेड फ्रॉम, क्रिस्टी किससे संबंधित होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियस हो जाएगा, सी लाइसोसोम हो जाएगा, आपका डी क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर रहेगा। ठीक, डी आपका राइट आंसर रहेगा। ये देखिए पूछा हुआ है, CPMT 2008 में पूछा हुआ है, तो कुछ इस तरह से सवाल जो है कि आते हैं, तो बहुत कठिन नहीं है, जस्ट आप लोग हमारे साथ रहिए, हम आपको बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री तो आपको पढ़ा ही देंगे टॉप लेवल का। 8वां हो गया क्वेश्चन। 9वां, प्रोटीन फैक्ट्रीज, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसमें पूछा हुआ है, CPMT 2007 में पूछा हुआ है। प्रोटीन फैक्ट्री क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्रोमोप्लास्ट ये भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया ये तो सेल का पावर हाउस होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कर सकते हैं तो भी जरूरी नहीं है कि आपको प्रोटीन की फैक्ट्री के बारे में पता हो, लेकिन अगर आपको इतना पता है क्लोरोप्लास्ट काम क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट काम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है, तो ऑप्शन ऑलरेडी ये सब क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब बाहर हो जाएंगे, क्यों हमारा बचेगा डी, तो वही पर हम मार देंगे, क्योंकि चारों में से कोई एक ही सही होगा। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं, राइबोसोम इज मेड ऑफ, राइबोसोम बना होता है, जब हमको पढ़ा रहे तो बताया था कि राइबोसोम प्रोटीन प्लस किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। तो ये प्रोटीन प्लस डीएनए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लिपिड प्लस डीएनए ये नहीं रहेगा, लिपिड प्लस आरएनए, प्रोटीन प्लस आरएनए। ठीक, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोटीन प्लस आरएनए का बना होता है ये जो हमारा राइबोसोम होता है। ये थोड़ा सा था कि यहाँ याद करने वाला था कि यहाँ इसको थोड़ा सा देखना पड़ता है आप लोगों को। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो फजी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ये भी पूछा हुआ था, CPMT 2006 में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन विच सेल ऑर्गेनेल्स, किस कोशिकांग में एब्सेंट ऑफ द लिपोप्रोटीन इन्वोलेप्टिक। इस क्वेश्चन मतलब ये है कि कौन से कोशिकांग का जो मेम्ब्रेन होता है वह लिपोप्रोटीन का नहीं बना होता है। ठीक है, लिपोप्रोटीन। चलिए देखते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो मेम्ब्रेन होता है किसका बना होता है, प्रोटीन लिपिड ऐसे लिपोप्रोटीन आपका यहाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, इसका भी लिपोप्रोटीन का बना होता है, मतलब आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, क्योंकि इसमें केवल क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्लस ये ऑप्शन है प्रोटीन प्लस आरएनए पाया जाता है, इसमें लिपिड वगैरह नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। 11 का 12वां क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये फर्जी सवाल पूछ लिया, देखिए 3 बार पूछा हुआ है, CPMT 2006, 2010, 2011 में पूछा हुआ है। देख रहे हैं 3-3 सवाल, तब 3-3 साल पूछ रहा है, वो फर्जी टाइप का सवाल है। मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है, डीआल नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही तो रफ और स्मूथ होते हैं, इसका मतलब जो रफ पर रहेगा उसके पास राइबोसोम रहेगा, जो स्मूथ रहेगा रफ उस पर राइबोसोम नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, यही डिफरेंस होता है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा 13वां, इन विच सेल ऑर्गेनेल्स नॉट मैच विद इट्स फंक्शन, मतलब एक फंक्शन दिया, मतलब एक मिलान दिया गया है, उसके सामने देखिए रफ एंडोप्लाज्म लिखा गया है रेटिकुलम, उसके आगे लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या होता है, गलत है, यही हमको बताना है। पहला ऑप्शन है, देखिए लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
किसका निर्माण करता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। देखिए ये ऑप्शन है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? जो हमारा ग्लूकोज होता है प्लस लिपिड होता है उसको क्या करता है? जोड़ने का काम करेगा। ग्लाइको लिपिड आपका बना देगा, फिर ग्लाइको प्रोटीन भी बना सकता है, इस तरह का हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन भी बनाता है। जो हमारा लाइसोसोम होता है ना, वो इसी के द्वारा क्या होता है? निर्माण होता है। तो उसमें जो लाइसोसोम होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये भी आपका सही रहेगा, ये भी सही रहेगा, ये भी सही है। तो भारत यही एक ऐसा ऑप्शन है जो अपने फंक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो 13 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आपको बताया था ना जब पढ़ा रहे थे, तो जो नोट्स दोहरा रहे होंगे तो साथ उसको अच्छे से दोहराइए। पहले तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग पहले नोट्स पहले एक बार क्या करिए? रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, वो एग्जाम के टाइम फिर प्रॉब्लम होती है। तो पहले रिवाइज करिए, फिर आइए यहाँ पर लिखिए, मजा लूटिए। नहीं आएगा तो वो तो नोट्स है ही, और हम तो ये है ना। ये पीडीएफ रहेगा, हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। आप लोग चिंता मत करिए, बस आप लोग पढ़ाई कीजिए। बाकी सारे हम चीज़ प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को। जो चौथा मतलब 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिस्कवर्ड बाय, ये सीपीएमटी यहाँ पर आप 2010 कर लीजिएगा। 2010 में पूछा गया था ये सवाल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय ब्राउन, नहीं ब्राउन नहीं है, रॉबिन्सन भी नहीं है, मूरे भी नहीं है, और केआर पोर्टर आपका राइट आंसर आएगा। तो जो भी डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको तो आप लोग याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई भी चारा नहीं है, तो कोई भी विकल्प वगैरह नहीं है कि ऑप्शन नहीं है कि नहीं है, उसको आप इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, जितने भी डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, सेंट्रोसोम फाउंड इन, सेंट्रोसोम पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है, और ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा, क्योंकि यही यहीं से आपका स्पाइंडल फाइबर आता है, जो जाकर काइनेटिक कोर जो आपका सेंट्रोमियर पता है उससे जुड़ जाता है। अब जो लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे जाकर ये जो इसका जो लेक्चर का जो लिंक रहेगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक्स, तो प्रोकैरियोटिक्स में से इनमें से क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियोलस ये भी नहीं पाया जाता, सेल ऑर्गेनेल्स ये भी अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, सेंट्रोसोम ये भी अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है हरियाणा पीएमटी में पूछा हुआ है, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था। देखिए ये हमारा ये भी हरियाणा पीएमटी में पूछा हुआ है। तो पहले होता था कि अपना जो अलग अलग स्टेट का होता है, क्या होता है, अलग अलग अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था मेडिकल में प्रवेश करने के लिए। यूपी में होता था यूपी सीपीएमटी होता था, और हरियाणा में देखिए हरियाणा में हो रहा है हरियाणा पीएमटी हो जाए, प्री मेडिकल टेस्ट होता है। लेकिन अब जो है कि पूरे भारत लेवल पे क्या होता है, एक ही एग्जाम होता है, उसको आप नीट के द्वारा जानते हैं, जो यूजीसी कराता है। पहले ये एग्जाम शायद सीबीएसई कराता था, लेकिन अब नीट यही कराने लगा। तो ये तो मान लो 16वां क्वेश्चन हो गया। 17वां क्वेश्चन ये है कि विच सेल ऑर्गेनेल सेंड प्रोटीन फॉर मॉडिफिकेशन, ध्यान से पढ़िएगा। वह कौन सा कोशिकांग होता है जो प्रोटीन को भेजता है उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, मतलब उसमें कुछ चेंज करने के लिए। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वही आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स के यहाँ भेज देता है कि जाइए आप वहाँ सच समझ कर जाइए कहीं ना। ये ब्यूटी पार्लर आप कह सकते हैं कि जो हमारा ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्यूटी पार्लर होता है। तो लाइसोसोम जो भी निर्माण करता है उसको क्या करता है? भेज देता है किसके पास? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास जाइए, वहाँ सब सवाल के फिर जहाँ पर आपकी जरूरत है वहाँ पर आप जाइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ई, डी हो जाएगा। ठीक, विच ऑर्गेनल सेंड प्रोटीन फॉर मॉडिफिकेशन, तो एंडोक्राइन रेटिकुलम होता है। जैसे कुछ इस तरह से आपका सेल में ये क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपका क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ से जो प्रोटीन आएगा इसके अंदर जाएगा, फिर इसके अंदर से होते हुए पूरे से बॉडी में जाएगा इस तरह से। ये आपका राइट आंसर रहेगा डी। 18वां क्वेश्चन ये है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, कहाँ पर? मतलब जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाया जाता है? स्टोमा के अंदर नहीं पाया जाता। ग्रेना, यही ऑप्शन बी रहेगा, ग्रेना के अंदर। बोथेन भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। मेम्ब्रेन, ये भी नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे जो थैलेक्वाड होता है, थैलेक्वाड के समूह को हम ग्रेनम बोलते हैं, और जो बहुत सारे ग्रेनम होता है ओवरऑल हम उससे कह सकते हैं क्या होता है? ग्रेना होता है। ठीक, तो उसी में क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश को ट्रैप करने का काम करता है। जैसे एंटीना होता है ना, वैसे क्लोरोफिल क्या होता है? एंटीना होता है, जो लाइट को ट्रैप करेगा, पकड़ेगा। ये आपका हो गया ऑप्शन बी। क्वांटासोम आर फाउंड, क्वांटासोम कहाँ पाया जाता है?
इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी रहेगा, ग्रेना में पाया जाता है। ठीक, क्वांटासोम जो होता है कि इसमें आपको जो क्लोरोफिल का समूह होता है, लगभग 250 क्लोरोफिल आते हैं एक क्वांटासोम में, जो कहाँ पाया जाता है, ग्रेना में पाया जाता है। ठीक है, कि यहाँ का ऑप्शन अगर थैलेक्वाड रहता तो आप थैलेक्वाड भी मार सकते थे, क्योंकि थैलेक्वाड के द्वारा ही तो ग्रेना का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये सब नहीं है, स्ट्रोमा ये सब भी नहीं है। ये लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, 20वां क्वेश्चन। सिमिलरिटीज बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या होती है। फोटोसिंथेसिस करता है, दोनों नहीं करता है, एक करता है एक नहीं करता है, स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए, या सही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था जब पढ़ा रहे थे तो बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि इनमें डीएनए पाया जाता है, तो यहाँ पर डीएनए हो जाएगा, इसके हिसाब से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ है, सीपीएमटी 2012 में पूछा हुआ है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हरियाणा पीएमटी में 2005 में, सीपीएमटी 2002 में पूछा गया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आपका यही पीएमटी 2005 में पूछा गया था। तो देख रहे हैं ना, मतलब ये सब फर्जी तरीके जो भी हम सवाल आपको यहाँ पर लगवा रहे हैं, या फिर जो भी असाइनमेंट सॉल्व करवा रहे हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में। सो तो जो भी हम असाइनमेंट यहाँ पर दे रहे हैं उसको आप लोग अपने से पहले सॉल्व करिए। नहीं आ रहा तो मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वह अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है हम आप लोग को टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, और उसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। और एक बात, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और हैप्पी दशहरा और मजा लेते रहिए।